जय हिंद भाई। चलिए आज का क्लास जो जीके का रहने वाला है स्टार्ट करते हैं और सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा क्लास को फास्टली इसमें जो आंसर है वो बताने की कोशिश करना और साथ में नोट आप बाद में करते रहना, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपका, एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। यहां पर है एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से, तो चोलोलुंगमा या फिर कंचनजंगा या फिर सागरमाथा या फिर धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी भी हालांकि वही है। तो यहां पर अभी जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है भाई, सागरमाथा। किस नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से नेपाल में जाना जाता है। किसको, एवरेस्ट को। एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है, एवरेस्ट है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए तो अक्षय कितनी है, ऊंचाई पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, किसको पता है इसकी ऊंचाई, सोम कहाँ है वो, साऊ, हाँ 8,848 कितनी है, 8,848 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। एक केटू शिखर है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू शिखर है, गोडविन आइस्टीन। ये क्या है, पीओके में है, ठीक है ना। पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, तो इसको हम कंप्लीटली भारत की नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। वैसे तो विश्व की सबसे दूसरी चोटी कौन सी है, केटू शिखर है। और ये कौन से नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे। कौन से पे आती है, तीसरे नंबर पे। लेकिन अभी ये सिक्किम के अंदर है, किसके अंदर है, सिक्किम के अंदर। कंफ्यूजन दूर करना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, केटू शिखर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेकिन उसमें कंचनजंगा नहीं हो तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, केटू शिखर हो जाएगा। रह जाएगी याद। इसकी हाइट भी याद रखना, एवरेस्ट की पूछी जाती है 8,800 कितनी, 48 मीटर, ठीक है। अगला है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, दिल्ली से, मेरठ से, लखनऊ से या फिर झांसी से। कहां से हुई थी, मेरठ से। किसने शुरुआत की थी, मंगल पांडे। किसने की थी भाई, मंगल पांडे ने मेरठ से क्या की थी, शुरुआत की थी। चर्बी वाले कारतूसों के लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद में है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे भाई, अगर यहां पर पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो आपका किसका नाम आएगा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको आ जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को। बाकी सीपी भारत रत्न की बात की जाए तो फिर आपका कौन हो जाएगा भाई, 3 बंदे थे, ठीक है ना। भारत रत्न की बात की जाए तो फिर कौन हो जाएगा, एक तो सीवी रमन, सीपी राधाकृष्णन और कौन सा था, सी राजा गोपालाचारी। उसके बाद है सबसे पहले किस देश ने मनुष्य को चांद पर भेजा, मनुष्य को चांद पर सबसे पहले किस देश ने भेजा भाई, अमेरिका ने। किसने भेजा, अमेरिका ने। कौन था, नाम क्या था उसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो आपका चंद्रमा पर जाने वाला अमेरिकी नागरिक था। तो अमेरिका ने सबसे पहले चंद्रमा पर जो है भेजा था किसी नागरिक को। समझ में आई बात है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। जैसलमेर शहर भारत के किस राज्य में है, किसमें है भाई, कल हमने इसमें पढ़ा था, एक डीडवाना झील पढ़ी थी ना। डीडवाना झील कहां पढ़ी थी, राजस्थान में। सीएम कौन है राजस्थान का, भजनलाल शर्मा। गवर्नर कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ठीक है ना। राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर। क्या हो जाएगी भाई, जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान में कोई झील भी है क्या खारे पानी की, कौन सी, सांबर झील। कौन सी है, सांबर झील जो है राजस्थान में आती है। उसके बाद में
यहां पर है आनंद मठ के लेखक कौन थे भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी, विनोबा भावे, एच.सी. बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? आनंद मठ से क्या लिया गया है? आनंद मठ से क्या लिया गया है? अरे भाई आनंद मठ एक बुक है, उससे अपना राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत क्या लिया गया है? और राष्ट्रगीत कहां से लिया गया है? वही इस वाली बात है, ये इस वाली कमेंट करके बताना अभी। ये राष्ट्रगान तो चलो अभी राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगान अगर इससे लिया गया है तो राष्ट्रगीत कहां से लिया गया है? बाकी आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएगा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगला है मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? मेजर ध्यानचंद का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? हॉकी से। और खेल के क्षेत्र में, खेल में सबसे उच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा है भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है ना? क्या नाम है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो आपका किसका हो जाएगा? मतलब खेल में, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है सम्मान हो जाएगा। और सिविल सम्मान कौन सा है भारत का सबसे बड़ा? सिविल मतलब सामान्य नागरिकता के क्षेत्र में, अगर नागरिक, एक सामान्य नागरिक की अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। कौन सा हो जाएगा? भारत रत्न। भारत रत्न की आकृति कैसी है? शेप कैसी है उसकी? किसके पत्ते की तरह है? पीपल के पत्ते की तरह है। पीपल के पत्ते की तरह है। और सैन्य क्षेत्र में दिया जाने वाला, आर्मड फोर्सेज में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। ये हो जाएगा। खेल में हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और सिविल में हो जाएगा कौन सा? भारत रत्न। ठीक है ना? ये आपके कुछ 3 है, याद रखिएगा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है भाई? कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और इसके अंडे की कोशिका जो सेल है वो क्या होता है? सबसे बड़ी। ठीक है ना? इसकी जो कोशिका है ना, कोशिका सबसे बड़ी की बात की जाए तो किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की अगर हम बात करें तो उसकी कोशिका क्या है? सबसे बड़ी हो जाएगी। रह जाएगा याद? अगला है भारत के राष्ट्र ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? बलिदान का, हरियाली का, ईमानदारी का या समृद्धि का? किसका हो जाएगा? हरियाली का हो जाएगा। तो ऑप्शन है बी हो जाएगा। 3 रंग होते हैं ना, तो सबसे पहले अगर केसरिया, ये किसका होता है? बलिदान और वीरता का। सफेद शांति और सत्य है। ठीक है ना? शांति और सत्य का प्रतीक कौन है? सफेद। और हरा रंग किसका हो जाएगा? हरियाली और समृद्धि का। किसका हो जाएगा? हरियाली और समृद्धि का। अब यहाँ पर समृद्धि भी था, ठीक है ना, प्रोस्पेरिटी भी था, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? हरियाली से हम काउंट करके चलेंगे। तो जो 3 रंग है उसमें से आपको अलग अलग ये पूछा जाएगा। रह जाएगा रंग याद है? उसके बाद है भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है ना? याद रखिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कितने? 5 या बी या डी? 5। कितने भाई कर्क रेखा है? हाँ साहू, साहू चलो ठीक है, मैं मान लिया भाई, तुम्हारा मान लिया मैं 5 से। चलो एक काम और करो, फिर मेरे को ये बता दो, जो भारत की समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 7, 6 हैं? दोनों 5-5 से हैं। देखो भाई सुनो, अभी ये पीछे ये पृथ्वी है, ठीक है, दिखाई दे रही है? इसके बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री
अक्षांश बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में दूसरा नाम विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम इक्वेटर बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा भी यही भूमि को 2 भागों में काटने वाली, उसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा इक्वेटर। भूमध्य रेखा भूमि को 2 भागों में काटने वाली, और उसका जो इंग्लिश वर्जन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेटर। 0 डिग्री अक्षांश, उसका इंग्लिश जो वर्जन हो जाएगा 0 डिग्री लैटिट्यूड। और एक इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा भी। क्या बोलते हैं, समझ में आई? अगर आपसे बोला जाए कि 0 डिग्री अक्षांश को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तुम बताओगे सर या तो विषुवत रेखा मिलेगा वहां पे, या फिर आपको भूमध्य रेखा मिलेगा। ये याद रखिएगा। और कितने डिग्री की बात हो रही है, ये 0 डिग्री की, रह जाएगी याद। ये वाला हिस्सा जो है वो उत्तर है, ये वाला हिस्सा इस लाइन से क्या है, दक्षिण है, नॉर्थ एंड साउथ। एक और काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइन है इधर उत्तर में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में अगर इसकी बात की जाए तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। उत्तर में है, और ये कितने डिग्री झुकी हुई है या कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार एक लाइन और इधर है दक्षिण में, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, ये भी 23.5 डिग्री ही है, बट ये साउथ में है और ये कहां पर है, नॉर्थ में है। नॉर्थ में है तो कर्क रेखा, साउथ में है तो मकर रेखा। बस ये 3 चीजें याद रख लेना। एक और अगली क्लास में बता दूंगा, नहीं तो याद नहीं रहेगी। 86.5 डिग्री और है, ठीक है ना। आर्कटिक और अंटार्कटिका लाइनें हैं, बट वो क्यों है वो अभी मत याद रखना, बस ये 3 लाइन याद रख लेना, रह जाएगी याद। ये कितने डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तर में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये जो कर्क रेखा है ना, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। ठीक है। और एक 82.5 डिग्री ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन आई हुई है, इसको हम बोलते हैं समय रेखा। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री। ऐसे जो लाइन खींची होती है उनको देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ये लेटी हुई लैटिट्यूड, लेटी हुई लैटिट्यूड। ये 82.5 डिग्री समय रेखा है। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5। कितने से, 5। और ये कितने से, 8। रह जाएगी याद। अब सुनो तो, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। यानी कि ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर लगाती है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब यहां पर अभी तो क्या है ना कि सर्विस टैक्स है। ये कौन सा है, एक तो होता डायरेक्ट होता है, और अभी ये जो बाकी है ना ये जीएसटी में कर दिए भाई। अभी लग्जरी कार, नगद, ये जीएसटी में आ जाते हैं। कोई आप गाड़ी खरीदते हो तो जीएसटी देनी पड़ती है ना, तो ये तो अभी डायरेक्ट ही होगे ना भाई। जिस जीएसटी में इंक्लूड हो गए तो जीएसटी क्या है, डायरेक्ट गई जीएसटी या नहीं गई, डायरेक्ट कैसे गई है, शॉपकीपर के पास गई ना, तो ये जीएसटी में शामिल कर दिया। और जो ये सर्विस टैक्स है ना, ये सरकार के द्वारा अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आयकर जो लगता है वो आपका डायरेक्ट कर होता है। आयकर यानी कि आप जो कमाई करते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन करेंगे अभी फिलहाल। अगला है, नीति आयोग को कब योजना आयोग से अलग किया गया। ये कहिएगा कि योजना आयोग को ही क्या बना दिया, नीति आयोग। कब कर दिया गया, 2015 में। ठीक है। और योजना आयोग कहिएगा या नीति आयोग, इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है, योजना आयोग 2015 में अलग किया था, और इसका जो मंत्री है वो कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला है, राजघाट इज एसोसिएट विद मेमोरियल। राजघाट किसका स्मारक है, किसका भाई, महात्मा गांधी। किसका है, महात्मा गांधी का है। अगला है, सतही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सतही क्षेत्र। अभी एक चीज और है भाई इसमें है ना,
सतही क्षेत्र से अगर हम बात करें, दुनिया की अगर पूछे है ना, दुनिया का कौन सा हो जाएगा? कैस्पियन सागर हो जाएगा। एक सुपीरियर लेक होती है, ठीक है ना, एक सुपीरियर लेक, ये मीठे पानी की हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी? खारे पानी की। और अगर भारत में पूछी जाती है ना, तो भारत में एक तो चिल्का है, एक सांबर है, ये दोनों याद होगी। पहले तो ये बताओ, ये विश्व की सबसे बड़ी झील होगी कैस्पियन सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर। भाई किस सागर को मृत सागर, मतलब सबसे ज्यादा जो नमकीन जो है ना, वो डेड सी अगर हम बात करें। और झील पे अभी कैस्पियन सागर हो ही गई, लेकिन सुपीरियर झील मीठे पानी में होगी। एक भारत में है ना वेबनाड झील है, कहां पर है? केरल, ठीक है ना। तो अगर ये पूछा जाए ना कि सबसे बड़ी और सबसे मतलब क्षेत्रफल में या पानी के वॉल्यूम में, तो वो आती है। अगर खारे पानी की पूछेगा भारत में तो फिर क्या हो जाएगी? तटीय झील तो पूछे तो चिल्का झील हो जाएगी। तटीय झील पूछेगा तो क्या हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी। ये 3-4 चीजें हैं, याद रखिए। एक बार तो इस चीज को क्लियर करो, दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? कैस्पियन सागर। लेकिन ये कैसा है? खारा है। मीठे पानी की पूछे तो सुपीरियर, और भारत में अगर खारे पानी की पूछे तो कौन सी हो जाएगी? चिल्का, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? सांबर, ठीक है ना। एक यहां पर अगर आप पूछोगे तो वेबनाड झील भी आएगा, ठीक है ना। कौन सा झील है? वेबनाड झील, ठीक है ना। वेबनाड झील ये क्या है? क्षेत्रफल और वॉल्यूम में बड़ी झील है भारत की। अगर बात खारा और मीठा ना जोड़े ना, तो फिर उसका आंसर यानी उसका नाम आ जाए। खारा और मीठा ना ऐड करे तो सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर। कुछ भी ना है भारत की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो फिर वो हो जाएगी आपकी वेबनाड झील, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा है? और दूसरा किस में है? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। चाइना आगे है, बाकी अब चाइना को पछाड़ देगा जनगणना होगी तो। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किसके द्वारा भाई? अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी और अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। पिछला एक क्वेश्चन याद होते ही अगला भूल जाते हो। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहां पर है? कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला था हमने कल परसों? प्यासी भूमि का देश। तो यहां पर ग्रेट विक्टोरिया जो है रेगिस्तान है, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा? भारत का थार। भारत का कौन सा है? थार है। भारत का कौन सा है? विश्व का कौन सा है? और एशिया का कौन सा है? गोबी। एशिया का कौन सा है? गोबी है। अगला है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था भाई? 1900। व्हेन डिड द सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट? तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। 78 यात्री थे और शायद ये 24 दिन तक चली थी यात्रा, और 6 या 7 अप्रैल को ये क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, ठीक है ना। नमक कानून तोड़ा था ना गांधी जी ने, साबरमती आश्रम से लेके चले थे ये, ठीक है ना। तो 12 मार्च 1930 को 78 थे इसमें कुल पर्सन जो चलने वाले थे, और 24 दिन तक ये यात्रा चली थी, और 6 या 7 अप्रैल को ये समाप्त हो गया था। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। क्षेत्रफल की